तो चलिए, आज रंगों, कहानियों और इतिहास की एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कलात्मक आत्मा की, जहाँ की हर एक पेंटिंग पता है, एक पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी बयां करती है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कोई एक पेंटिंग, सिर्फ एक पेंटिंग न रहकर एक पूरी कल्चर की पहचान, उसकी मोनालिसा कैसे बन जाती है? क्या ये सिर्फ उस रहस्यमयी मुस्कान का कमाल है या मामला कुछ और ही गहरा है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए सीधे चलते हैं राजस्थान के दिल में, जहां एक ऐसी ही पेंटिंग है जो सिर्फ कैनवस पर बिखरे रंग नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और खूबसूरती की एक जीती जागती कहानी है। और इसे नाम भी क्या दिया गया? मशहूर आर्ट क्रिटिक एरिक डिकिंसन ने इसे कह दिया भारत की मोनालिसा। ये बहुत बड़ा दावा है ना? तो आखिर ऐसा क्या खास है इस पेंटिंग में, और कौन है ये महिला जिसकी एक झलक सदियों से कला प्रेमियों को अपना दीवाना बनाए हुए है? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम गोता लगाने वाले हैं किशनगढ़ स्टाइल की दुनिया में, एक ऐसी जगह जहां एक प्रेम कहानी ने आर्ट की पूरी हिस्ट्री को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के किशनगढ़ से। यहाँ थे एक राजा, जो राजा होने के साथ साथ एक कवि भी थे, महाराजा सावंत सिंह। और उनके दरबार में थी एक गायिका, विष्णुप्रिया, जिनकी आवाज और खूबसूरती ने राजा का दिल जीत लिया था। और ये सिर्फ राजा का किसी कलाकार को संरक्षण देना नहीं था, नहीं, ये तो एक जुनून की शुरुआत थी। राजा ने उन्हें एक नया नाम दिया, बणी ठणी, जिसका मतलब होता है सजी सवरी महिला। और फिर उन्होंने अपने सबसे काबिल कलाकार निहाल चंद को एक ऐसा काम सौंपा जो लगभग नामुमकिन था, इस खूबसूरती को हमेशा के लिए अमर कर दो। और फिर निहाल चंद ने जो रचा वो इतिहास बन गया। आप जानते हैं, किशनगढ़ स्टाइल की पेंटिंग को आप मीलों दूर से पहचान सकते हैं। ये सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं था, ये तो खूबसूरती का एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा था। वो लंबी कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखें, वो तीखी धनुष जैसी भौहें, नुकीली ठोड़ी और होठों पर वो हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान। ये सिर्फ एक औरत की तस्वीर नहीं थी, ये तो राजा के लिए उनकी राधा का साक्षात दिव्य रूप था। तो फिर सवाल वही, मोनालिसा से इसकी तुलना क्यों? देखिए, दोनों में एक रहस्य है, एक मुस्कान है जो आपसे बातें करती सी लगती है। दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में खूबसूरती का सबसे बड़ा सिंबल हैं। पर एक बहुत बड़ा फर्क भी है। जहां मोनालिसा इंसानियत यानी ह्यूमैनिज्म को दिखाती है, वहीं बणी ठणी वो तो पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति में डूबी हुई है। तो ये तो थी एक प्रेम कहानी। अब इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक ऐसे शहर में जहाँ की कला प्रकृति का संगीत गाती है। जी हाँ, हमारा अगला पड़ाव है बूंदी। बूंदी के पेंटिंग्स की खास बात यह है कि उन्हें देखकर आप जैसे हवा को महसूस कर सकते हैं। वो आपको सीधे घने हरे भरे जंगलों में ले जाती हैं, जहाँ आसमान में ड्रामेटिक रंग बिखरे होते हैं, और पानी को एक खास हल्के घुमावदार स्टाइल में बनाया जाता है। ये मानो प्रकृति का एक प्योर अनफिल्टर्ड जश्न हो। और हाँ, ये जो खूबसूरती है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बहुत ही मेहनत वाला प्रोसेस है। सोचिए, कलाकार पहले तो कागज की कई परतें चिपकाकर उसे मोटा करते, फिर उस पर हाथ से स्केच बनाते, और फिर खनिजों और सब्जियों से बने नेचुरल रंगों की एक के बाद एक पतली परतें चढ़ाते थे। और आखिर में उस चमकदार फिनिश के लिए पूरी सतह को एक पत्थर से घंटों घंटों तक घिसा जाता था। ये सिर्फ आर्ट नहीं था, ये तो एक तपस्या थी। असल में बूंदी के कलाकार सिर्फ पेंटर नहीं थे, वो म्यूजिशियन और कवि भी थे। उन्होंने संगीत को ही रंगों में ढाल दिया। जैसे रागमाला सीरीज, उसमें हर पेंटिंग म्यूजिक का एक राग है। और 12 मासा में उन्होंने साल के 12 महीनों में प्यार और इंतजार के अलग अलग इमोशंस को दिखाया है। मतलब सचमुच कैनवस पर लिखी गई कविता। अच्छा, अभी तक तो हमने कैनवस पर बनी कला की बात की। अब जरा सोचिए कि क्या हो अगर एक पूरा का पूरा इलाका ही एक आर्ट गैलरी में बदल जाए, जहां दीवारों से लेकर छतों तक हर चीज एक कहानी कह रही हो। तो चलिए, आपका स्वागत है शेखावाटी की ओपन एयर आर्ट गैलरी में। देखिए,
शेखावाटी की कला हमेशा से ही बदलती रही, लेकिन 19वीं सदी में कुछ बहुत ही दिलचस्प हुआ। यहाँ के मारवाड़ी व्यापारी कलकत्ता जैसे दूर के शहरों में व्यापार करके बहुत अमीर हो गए, पर वो अपनी जड़ों को भूले नहीं। उन्होंने अपनी सारी कमाई वापस भेजी अपनी हवेलियों को सजाने के लिए। तो कला को जो सपोर्ट था वो राजाओं के हाथ से निकलकर इन व्यापारियों के हाथ में आ गया, और इसी के साथ जर्मनी से आए नए चटक सिंथेटिक रंग भी आ गए। और इन दीवारों पर क्या क्या नहीं था, सच कहूं तो सब कुछ था। रामायण और महाभारत की कहानियों से लेकर वहां की लोकल लोक कथाओं तक। पर सबसे अनोखी बात पता है क्या है? उन्होंने अपने जमाने को दीवारों पर कैद कर लिया। उन्होंने दीवारों पर ट्रेनें बनाई, कारें बनाई, यहां तक कि हवाई जहाज भी पेंट कर दिए। ये हवेलियां सिर्फ खूबसूरत इमारतें नहीं हैं, ये तो अपने जमाने के जीते जागते रंगीन अखबार हैं। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग कला की दुनिया देखी, किशनगढ़, बूंदी और शेखावाटी। हैं तो तीनों ही राजस्थानी, पर तीनों की आत्मा, उनका मिजाज एकदम अलग है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। इसे ऐसे समझिए, किशनगढ़ का फोकस था आदर्श खूबसूरती और भक्ति पर, जिसे सपोर्ट किया राजाओं ने। बूंदी ने मनाया प्रकृति और इमोशंस का जश्न, उसे भी राजाओं का ही सपोर्ट मिला। लेकिन शेखावाटी, जिसे व्यापारियों ने पैसा दिया, वो अपने समय का आईना बनी, जिसने दीवारों पर आम जिंदगी को उतारा। 3 स्टाइल, 3 बिल्कुल अलग नजरिए। तो ये सब तो हुई इतिहास की बातें, पर आज क्या हाल है इन शानदार कलाओं का? क्या इनकी विरासत आज भी जिंदा है, या ये बस म्यूजियम की धूल में कहीं खोती जा रही है? जहां तक बनी ठनी की बात है, उसकी विरासत तो इतनी मजबूत है कि सोचिए 1973 में भारत सरकार ने उसके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया, उसे अमर कर दिया। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक नेशनल ट्रेजर है जिसे पूरा देश जानता है। लेकिन हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। ये विरासत बहुत नाजुक है। बूंदी में आज गिने चुने कलाकार ही बचे हैं, नई पीढ़ी अब दूसरे काम धंधों में लग गई है। और शेखावाटी की बात करें तो वहाँ कई खूबसूरत हवेलियां लावारिस पड़ी हैं, और दीवारों पर बने वो रंगीन चित्र वक्त के साथ चुपचाप फीके पड़ते जा रहे हैं। और यहीं आकर हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर रुक जाते हैं। इस तेज़ रफ्तार डिजिटल दुनिया में हम कागज़ और दीवारों पर बनी इन नाजुक हाथ से बनाई गई कहानियों को कैसे बचाएंगे? इसका जवाब सिर्फ आर्ट एक्सपर्ट्स या इतिहासकारों के पास नहीं है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये पक्का करें कि आने वाली पीढ़ियां भी इन रंगों को देख पाएं, इन कहानियों को सुन पाएं। इस सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।